नमस्कार मित्रों, विज्ञान की कलम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पुनः वंदन अभिनंदन के पश्चात प्रारंभ करते हैं आज का विषय मात्राभार। छंद का मुख्य आधार मात्रा ज्ञान कंठस्थ करने के पश्चात छंद की संरचना समझ लेना सरल और सहज हो जाता है। आइए समझते हैं वर्णों के मात्राभार को। मात्राभार दो प्रकार का होता है। लघु का मात्राभार 1 होता है और गुरु का मात्राभार 2। इस प्रकार से यह कंठस्थ रखना है। इसके मध्य इससे कम और इससे अधिक कुछ नहीं होता। या तो मात्राभार 1 होगा या मात्राभार 2। लघु ह्रस्व को, लघु और दीर्घ को गुरु के नाम से जाना जाता है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ ये स्वर ही मात्रा हैं। स्वर रहित व्यंजन के नीचे हलंत लिखा हुआ होता है जो अर्धवर्ण कहलाते हैं, जिससे फिर संयुक्त वर्ण बनते हैं। ये 4 मात्राएं कौन कौन सी? ए, ई, उ, री। ये 4 मात्राएं लघु वर्ण कहलाती हैं और इनका मात्राभार सदैव 1 रहता है। इन्हें पृथक पृथक तरीके से चिन्हित किया जाता है। कहीं अंक में 1 मिलेगा, कहीं ब्रैकेट में लय मिलेगा, तो कहीं इसका मात्राभार आई के रूप में भी दिखाया जाता है। अब इन 4 वर्णों के पश्चात शेष जो वर्ण बचे हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जितने स्वर बचे हैं, ये सभी मात्रा भार इनका दीर्घ रहेगा, अर्थात 2। इन्हें चिन्हित किया जाता है अंक में 2 से, और अंग्रेजी में जो आई है वहां लघु के लिए, तो यहां पर गुरु के लिए एस होता है, और हिंदी में ब्रैकेट में गा डालते हैं इसे, इसीलिए गाल भी कहा जाता है। गा गुरु और लय लघु। वैसे तो यह संक्षिप्त मात्रा ज्ञान ही पर्याप्त है, जिसे अभ्यास द्वारा और अधिक स्पष्ट करके समझा जा सकता है। सबसे पहले आपको इसे समझने के लिए कुछ अभ्यास करके कंठस्थ करने का प्रयास करना है। कुछ शब्दों का मात्राभार समझने का प्रयास यहां भी करते हैं, जिसे शब्द समूह के मात्राभार की गणना करने का तरीका भी सीखा जा सकेगा। वर्णों के मात्राभार की गणना। ए का व्यंजन के साथ मात्राभार ह्रस्व लघु अंक 1 चिन्ह आई ब्रैकेट में लय होता है। ठीक इसी प्रकार ई छोटी, उ छोटा और री ऋषि वाला, इनको भी व्यंजन के साथ जोड़ने से इनकी मात्राभार सदैव लघु 1 ही रहती है। और आ का व्यंजन के साथ मात्राभार 2 होता है। दीर्घ गुरु अंक 2 चिन्ह एस और ब्रैकेट में गा द्वारा इसे चिन्हित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार बड़ी ई, उ बड़ा, ए, ऐ, ओ, औ अंग और अह, इनको भी व्यंजन के साथ जोड़ने से इनका मात्राभार सदैव 2 रहता है। दीर्घ कहलाता है, गुरु कहलाता है, अंक 2 बनता है, चिन्ह एस होता है और गा ब्रैकेट में इस प्रकार से इन्हें चिन्हित किया जाता है। अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। किसी भी वर्ण में प्रारंभ करते हैं अनुनासिक से। किसी भी वर्ण में अनुनासिक चिन्ह से उनके मात्रा भार में कभी कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे संग चंद्रबिंदी है, मात्रा भार 1-1। ढंग चंद्रबिंदी है, मात्रा भार 1-1। मांद मात्रा भार 2-1। कंगन चंद्रबिंदी है 1-1-1। कंचन चंद्रबिंदी है 1-1-1। इस प्रकार से यह मात्रा भार चंद्रबिंदी का लघु पर आने से जो असर बना है वो बताया है पहले ही, नहीं बनेगा। लघु वर्ण पर
अनुस्वार के आने से उसकी मात्रा भार दो गुरु दीर्घ हो जाती है। जैसे संग पर हमने बिंदी लगाई तो मात्रा भार दो एक कहलाएगा, और ढंग पर हमने बिंदी लगाई तो मात्रा भार दो एक कहलाएगा। कंगन पर बिंदी लगाते हैं तो मात्रा भार दो एक एक हो जाता है। कंचन पर अनुस्वार लगाते हैं तो मात्रा भार दो एक एक। मंदिर पर अनुस्वार लगाने से मात्रा भार दो एक एक। पतंगा पर बिंदी लगाने से मात्रा भार एक दो दो। रंगीन पर बिंदी लगाने से मात्रा भार दो एक एक होता है, और अत्यंत पर बिंदी लगाने से मात्रा भार दो दो एक रहेगा। गुरु वर्ण पर अनुस्वार आने से उनकी मात्रा का भार पूर्व की भांति ही रहेगा, दो ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे आंगन मात्रा भार दो एक एक। कोंधा मात्रा भार दो दो। नींद मात्रा भार दो एक। रोंदना मात्रा भार दो एक दो, और बैंगन मात्रा भार दो एक एक। उच्चारण में मुंह और नासिका से हवा निकलती है। जैसे आ, ऊ, ए, मा, हूं, आए आदि में जहां मात्रा शिरोधार्य हो, अर्थात शब्द की रेखा के ऊपर मात्रा लगती हो, वहां पर अनुनासिका लिखने में छपाई के समय परेशानी होती है। ऐसे में चंद्र बिंदु अनुनासिका लिखने के स्थान पर बिंदी अनुस्वार लिखने की छूट दी जाती है। जैसे नहीं में केवल अनुस्वार देखते हैं हम, मैं में केवल अनुस्वार देखते हैं, में उसमें केवल अनुस्वार देखते हैं। संयुक्त मात्रा भार ज्ञान, जैसे क्षय है, त्रय है, अज्ञय है, इन सहित अन्य संयुक्ताक्षर यदि अग्रिम वर्ण हो तो उसका मात्रा भार सदैव लघु रहता है। जैसे क्षय मात्रा भार एक एक। क्षणिक मात्रा भार एक एक एक। क्षण मात्रा भार एक एक। त्रुटि मात्रा भार एक एक। त्रिशूल मात्रा भार एक दो एक, और व्यसन मात्रा भार एक एक। प्रकार मात्रा भार एक दो एक। त्रय मात्रा भार एक एक। क्रय मात्रा भार एक एक। इस प्रकार से यह मात्रा भार एक एक रहता है, एक ही रहता है यदि संयुक्त वर्ण प्रारंभ में आता है। संयुक्त अक्षर में लघु एक मात्रा भार जुड़ने पर उसका मात्रा भार लघु एक ही रहता है। जैसे त्रिवेदी, त्रिवेदी पर मात्रा लगी हमारी लघु वाली, तो मात्रा भार हमेशा एक ही रहेगा। त्रिवेदी है, इसका मात्रा भार एक दो दो। द्विवेदी है, इसका मात्रा भार एक दो दो। प्रिय, इसका मात्रा भार एक एक। क्रिया, इसका मात्रा भार एक दो। श्रुति, इसका मात्रा भार एक एक। इस प्रकार से यह लघु मात्रा संयुक्त अक्षर पर आती है तो उसका मात्रा भार सदैव एक ही रहता है। संयुक्त अक्षर में गुरु मात्रा के जुड़ने पर उसका मात्रा भार गुरु हो जाता है। जैसे क्षेम दो एक। क्षेत्र दो एक। त्राही दो एक। ज्ञान दो एक। श्री दो। श्रेष्ठ दो एक। श्राद्ध दो एक। द्वारा दो दो। श्याम दो एक। स्नेह दो एक। स्त्री दो। स्थान दो एक। संयुक्ताक्षर से पहले पढ़ने वाले लघु एक मात्रा भार वाले वर्ण का मात्रा भार गुरु दो हो जाता है। जैसे डिब्बा दो दो। अज्ञान, अज्ञान में मात्रा भार दो दो एक बनता है। विज्ञान मात्रा भार दो दो एक बनेगा। शत्रुघ्न दो दो एक मात्रा भार बनेगा। उद्देश्य मात्रा भार दो दो एक बनेगा। विनम्र एक दो एक। सत्य दो एक। विश्व दो एक। पत्र दो एक। संयुक्ताक्षर से पहले पढ़ने वाले गुरु दो वर्ण के मात्रा भार वाले वर्ण का मात्रा भार में कभी कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे श्राद्ध, श्रा गुरु है तो पीछे आधा जो वर्ण मिला है हमें
उससे उसका मात्रा भार नहीं बढ़ा। जैसे ईश्वर है, ईश्वर में मात्रा भार ई पहले से ही गुरु है, तो उसमें पूर्व में आधे वर्ण ने उसके मात्रा भार पर कोई भी प्रभाव नहीं डाला। नेत्र है, 2-1 है। पांडाल है, 2-1-1 है। हास्य है, 2-1 है। आत्मा है, 2-2 रहेगा। सौम्य है, 2-1 रहेगा। भास्कर है, 2-1-1 रहेगा। संयुक्ताक्षर के संदर्भ में विशेष नियम लघु गुरु के कुछ अपवाद भी कहे गए हैं, जो मुख्यतया पारंपरिक उच्चारण पर आधारित होते हैं, जिनकी शर्त यह है कि उच्चारण अशुद्ध नहीं होना चाहिए। शर्त यह है कि उच्चारण अशुद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, जिन्हें, उन्हें, इन्होंने, जिन्होंने, उन्होंने, कुम्हार, कन्हैया, मल्हार, कुल्हाड़ी, ये कुछ शब्द अपवाद के कहे गए हैं। इस अपवाद में क्या सम्मिलित है उसे समझते हैं। विवरण सहित ये शब्द जो बताए गए हैं, इन शब्दों को अपवाद कहा जाता है। अपवाद के परिवार में गिना जाता है, अपवाद माना जाता है। इन संयुक्ताक्षर से पहले पढ़ने वाले अक्षर सदैव ऐसा व्यंजन होते हैं जिसकी है वर्ण के साथ युति योग होने पर अन्य नवीन अक्षर का निर्माण हिंदी वर्णमाला में नहीं हुआ है। अतः है से पहले पढ़ने वाले अक्षर की युति योग से जब एक संयुक्ताक्षर बनता है, तब उसका व्यवहार संयुक्ताक्षर जैसा नहीं होता है, बल्कि एक नए वर्ण जैसा दिखने लगता है। इसलिए पहले वाले अक्षर पर संयुक्ताक्षर के नियम लागू नहीं होते। उदाहरण देखें, न, मैं, ले। हलंत लगाकर न, मैं, ले, कंठस्थ रखिएगा। न, मैं, ले। है के साथ युति योग करने से बनने वाले संयुक्ताक्षर म्ह, न्ह, लह एक नए वर्ण जैसा व्यवहार करते हैं, जिससे उनके पहले आने वाले लघु का मात्रा भार गुरु नहीं होता, बल्कि लघु एक ही रह जाता है। पुनः विवेचन हिंदी वर्णमाला के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में पहले व्यंजन में है का योग करने से दूसरा व्यंजन तथा तीसरे व्यंजन में है का योग करने से चौथा व्यंजन बनता है। उदाहरणार्थ, क में है की युति करते हैं तो ख बनता है, ग में है की युति करते हैं तो घ बनता है, च में है की युति करते हैं तो छ बनता है, ज में है की युति करते हैं तो झंडा झ बनता है, ट में है की युति से ठ बनता है ठठेरा, और ड में है की युति से ढक्कन बनता है, और त में है की युति से बनता है थ थन, और द में है की युति से बनता है ध धन, ध धनुष। प में है की युति से फ फल बनता है, और ब में है की युति से भ भगत बनता है। इस प्रकार से ये युति के वर्ण बनते हैं। परंतु न हलंत, इसमें है की युति से नया वर्ण जो बनकर आता है वो न, और मैं हलंत के साथ है की युति होती है तो बनता है वर्ण मह, और लय में है की युति बनती है तो नया वर्ण बनता है लह। कोई नया वर्ण नहीं बना, परंतु व्यवहार तो नए वर्ण के समान ही है। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिन पर यह नियम लागू नहीं होता। जैसे नन्हा है, जो इस शब्द में मात्रा भार 2-2 रहेगा। कुल्हड़ है, इसका मात्रा भार 2-1-1 रहेगा, और अल्हड़ का मात्रा भार 2-1-1 रहेगा। उम्मीद है आज की इस चर्चा से आप सभी लाभान्वित होंगे। फिर भी कहीं कोई संदेह रह जाता है तो आप कमेंट में पूछिए, आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास रहेगा। आज की इस कक्षा से आपने क्या सीखा है, कितनी यह लाभप्रद रहेगी, और अपवाद सहित आपने जो सीखा है यहाँ इस कक्षा में
उससे आपको छंद लिखने में, मात्रा भार गणना करने में कितनी मदद मिल रही है, यह अवश्य कमेंट करके बताएं। आज इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं और किसी नवीन विषय के साथ पुनः हम अग्रिम कक्षा में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।